चलो अब सही चल जाएगा। कल लास्ट शायद मैंने ये बात करी थी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई की वैल्यू थी 1 एंड फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स नॉट इक्वल टू 1। अब अगर नॉट इक्वल टू 1 है ही तो फिर एक्चुअल वैल्यू है क्या, 1 से ज़्यादा है 1 से कम है, वो देखते हैं। तो हम पहुंच गए थे, कल मैंने लास्ट लिखवाया था फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स आई नॉट इक्वल टू 1। तो हेडिंग डालो कैलकुलेटिंग वांट ऑफ फैक्टर, कैलकुलेटिंग वांट ऑफ फैक्टर आई। हमें पता लग गया कि 1 तो नहीं है, तो अब है क्या, उसको कैसे देखेंगे। लिखो, पहले लिखो केस 1 फॉर डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएट कर रहा है मेरा सॉल्यूट, तब आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। डिसोसिएट करने वाला कोई सॉल्यूट पता है, NaCl, ठीक है, डिसोसिएट ही करता है, 2 में टूट जाएगा। तो जैसे A इक्विलिब्रियम में है, टूट के चला जाता है Nb मॉलिक्यूल्स में, लिख सकता हूँ। अगर टूटेगा ऐसे ही होगा ना, 1 के 2 बन जाएंगे, A का क्या बन गए, Nb मॉलिक्यूल्स बन गए। तो अब इस पे इक्विलिब्रियम लगा सकते हो। इक्विलिब्रियम में जो हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज करते थे वही का वही प्रोसीजर इसमें यूज होगा। मान लो इनिशियली इसके A मोल्स हैं, इनिशियली इसके A हैं, तो इसके कितने होंगे, 0। ये वाली नहीं यार, लेकिन ये डिस्टर्ब तो कर रही है, इसकी नहीं है ये अच्छा हो गया। चलो, इनिशियली इसके A मोल्स हैं, तो इसके कितने हैं, 0। इक्विलिब्रियम पे देखते हैं, पहले क्या होता था C माइनस C अल्फा, तो अब की बार क्या हो जाएगा, A माइनस A अल्फा। अब मेरे को ये बताओ कि B बनेंगे कितने, A अल्फा, A अल्फा नहीं बनेंगे, Na अल्फा बनेंगे। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, Na अल्फा। बात क्लियर है। अब मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर अगर टोटल मोल्स देखूं तो कितने आएंगे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम बताना कितने हो जाएंगे, A माइनस, हाँ, A माइनस A अल्फा प्लस Na अल्फा। अब एक काम करो, A कॉमन ले लो यहाँ से, A क्या क्या बच जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। A यहाँ से बाहर कॉमन हो गया। अब एक काम करते हैं, अंदर अल्फा वाली टर्म्स जो है वो कॉमन ले लो, तो 1 प्लस अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा, N माइनस 1। क्लियर है। चलो, अब कल मैंने बताया था वांट ऑफ फैक्टर आई होता क्या है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये तो हमें पता ही है, ये डेरिवेशन चाहे याद ना रहे पर फॉर्मूला याद होना चाहिए, अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसको मैं ये लिख सकता हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता था, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो यहां पे लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इतने में भी कोई तकलीफ नहीं है। लिख दिया।
तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम पे डिसोसिएट कर गया था तो कितने आ रहे थे, ए 1 प्लस अल्फा n-1। और अगर मैं मान के चलता कि ये डिसोसिएट नहीं कर रहा था तो कितने थे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस अल्फा n-1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, i-1 अपॉन n-1। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हाँ, ऑब्जर्व्ड जो होगा डेटा में गिवन होगा। अगर मान लो डेटा में गिवन नहीं है तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। मान लो NaCl दे दिया तो वहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। एक जो था वो कितने में टूट गया था, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, तो वो देख के भी निकाल सकते हो तुम। तो ये लिख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्फा की वैल्यू क्या आई, i-1 अपॉन n-1। और ये केस कौन सा है, डिसोसिएशन का। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ही तो टूटा था ना, ऊपर जब डेरिवेशन शुरू करी तो a किस में टूट रहा था, n b पार्टिकल्स में। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर बात करूं, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा की वैल्यू क्या होती है, परफेक्ट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, i-1 अपॉन n-1। तो i-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n-1। तो i की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, n के। किस केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अगर नमक दे दिया NaCl तो उसमें i और n की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। और कितनी होगी, जितनी उसकी किसकी, 2 होगी ना। जितनी और कितनी का क्या मतलब है, 2 होगी। लेकिन अगर एसिटिक एसिड है, अब हमें पता है एसिटिक एसिड कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वहां पे i और n की वैल्यू बराबर नहीं होगी। क्लियर है। तो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल, NaCl अगर टूटेगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इसका n इज इक्वल टू 2 होगा और i भी क्या होगा, 2 के बराबर। एग्जाम्पल, Al2SO4 थ्राइस, ये कैसे टूटेगा, 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। इसके n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 होगी ना, 5 पार्टिकल्स में टूट रहा है, तो इसका I भी वही हो जाएगा। एग्जाम्पल, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख देता हूं, CONH3 Cl2। अब तुमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ रखे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये जो पूरा ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट में, ये कभी भी टूटता नहीं है इंडिविजुअली कि अंदर से NH3 अलग हो गया, ये हमेशा एक साथ रहेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये मैं पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, और क्या इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, पता नहीं, मतलब है तो इंटरेस्टिंग ही। तो ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी भी नहीं टूटेगा। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ, बाहर वाली जो Cl2 है ये तो टूट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से क्या आएगा, CONH3 होल के ऊपर कितना पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, प्लस जो सबस्क्रिप्ट में था वो आगे आ जाएगा 2Cl नेगेटिव, यही है ना। तो इसकी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, परफेक्ट। तो इसकी I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। लिख लो। है ब्लूटूथ पूरा टूटेगा, हाँ पूरा टूटेगा, पूरा टूटेगा ना।
जो भी पूरा नहीं टूटेगा उनका क्या दिया होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ठीक है, वो पता ही लग जाएगा। या तो स्ट्रॉन्ग बोल देगा तो पता है पूरा टूटेगा, नहीं तो फिर ब्लूटूथ दे देगा उसका। चलो आगे, पहला केस हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला, मतलब मेरा जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएट कर रहा है। दूसरा केस लिखते हैं, हो सकता है एसोसिएट ही कर जाए। केस नंबर 2, इन केस ऑफ एसोसिएशन, अब चक्कर क्या है ना कि इसकी डेरिवेशन भी कहीं ना कहीं लिखी होती है, पर बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि एसोसिएट कौन से केस में करते हैं। तुम्हें पता है कि एसोसिएट किस केस में करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। कॉम्प्लेक्स में एसोसिएशन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होता, वो इंटरनली ही होता है। अरे वो तो टूटता है, ऐसे उसको रिवर्स करके जोड़ नहीं देना, वो तो फिर जो डिसोसिएट करेगा वो एसोसिएट भी कर जाएगा। तुमने ये सुना है पॉलीथीन? पॉलीथीन पॉलीमर है ना? किसका पॉलीमर है? इथीन का। कई सारे इथीन मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो क्या बनाते हैं? पॉलीथीन। तो एक्चुअल में जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज होती है ना फिजिकल केमिस्ट्री में, ये पॉलीमर का मास निकालने के लिए ही यूज होती हैं। तुम्हें तो चैप्टर है बस एक सॉल्यूशन फेज में, नहीं तो इनका काम क्या है? मास निकालना। तुमने कई क्वेश्चन भी देखे होंगे, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, देखे हैं, कई सारे क्वेश्चन करवाए हैं। तो टेक्निकली पॉलीमर केमिस्ट्री में काम आता है, ठीक है। पर फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम कैसे एग्जाम्पल से याद कर सकते हो। एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो एसोसिएट करता है, देखो कैसे। CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसके सामने क्या होगा? एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, दोनों ही एसिटिक एसिड है। ये आपस में कैसे कंबाइन करते हैं, कैसे एसोसिएट करेंगे? इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये ऐसा केस है जिसमें एसोसिएशन होती है। बना भी सकते हो ताकि तुम्हें पता रहे कि एसोसिएशन है क्या। डाइमराइजेशन, बिल्कुल, हाँ, ऐसे ही तो होता है। पॉलीमर का मतलब क्या है? दो मिले तो डाइमर, तीन मिले तो ट्राइमर, बहुत सारे मिले तो पॉलीमर, ठीक है। ये डाइमराइज ही तो हुआ, एक मॉलिक्यूल आया दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, डाइमराइजेशन। तीन आएंगे तो ट्राइमराइजेशन, काफ़ी सारे आ जाएंगे टेट्रामराइजेशन, नहीं उससे आगे की सोच, पॉलीमराइजेशन। क्या कह रहा है? पन्नी बन जाएगी। अब इसको अगर डिराइव करना हो तो कैसे होगा? n मॉलिक्यूल्स आएंगे A के, और ये कंबाइन करके एक ही मॉलिक्यूल बना लेंगे, किसका? AN। ऐसे दिखा सकता हूं मैं, जैसे कई सारे ऑक्सीजन आए, O + O क्या बना देते हैं? O2। अब एक मॉलिक्यूल बन जाता ना O2 का, तो ऐसे Na मॉलिक्यूल्स आए और क्या बना दिया? AN। इनिशियली मान के चलो इसके A है, इसके 0 है। इक्विलिब्रियम पे अगर स्टडी करूं तो इसके हो गए A - A अल्फा। इसके कितने बनेंगे? A अल्फा बाई N। अब N से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, अब क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे आके एक यूनिट बना रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या बन गया? A अल्फा बाई N। अब अगर मुझे I निकालना है तो फिर से वही एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एबनॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो वो दोबारा से लिखूँ कि ऐसे लिख दूँ? तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, पहले टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल तो लें। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए कितने? A - A अल्फा प्लस A अल्फा बाई N। A कॉमन आ गया, 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई N। तो A 1 प्लस अल्फा, अंदर क्या बच गया? 1/n-1। इसमें किसी को डाउट है मैथमेटिकल उसमें? ये तो बच्चों का ही खेल है। अभी तो मैथ की क्लास लगा के हटे हो, तुम्हें आता ही होगा। हो सकता है मैं गलती कर दूं पर तुम ना करो। तो ये हो गया A अल्फा बाई, एक मिनट,
फाइनल जो मोल्स थे हमारे पास कितने आ गए, ए 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन n माइनस 1, अपॉन में कितने आ जाएंगे, नॉर्मल कितने थे, ए से ए गया कैंसल, तो आई की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन n माइनस 1। तो यहां से आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन n माइनस 1। कई बार तो इसी को यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है, पर तुम इसको आगे भी लिख लो, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन n माइनस 1। अब मैंने ये क्यों लिखवा दिया आगे, याद रखने में आसान रहेगा, क्योंकि जब मैं तुम्हारी क्लास में था मैंने तो ऐसे ही याद रखा था, किसी को और किसी स्टेप तक याद रखता है तो वो रख सकता है। मैंने कैसे रट्टे मारे थे जब लास्ट में मेरा पसीना छूट रहा था, तो डिसोसिएशन के केस में क्या था, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, इसमें क्या है आई माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन n माइनस 1, बस इतना सा डिफरेंस है। आई माइनस 1 सेम है, उसमें अपॉन n माइनस 1 है, इसमें क्या है 1 अपॉन n माइनस 1। हमें तो याद करवा दिया था, तुम्हें पूरा बताया है कि कैसे डिसोसिएट और कैसे एसोसिएट करेगा। लिखो इसको, अब यहां पे अल्फा क्या होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो लिख लो ये क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। लिख लो अब, इफ 100% एसोसिएशन, अगर 100% एसोसिएट कर गया, आई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1 अपॉन n के। इसमें किसी को डाउट है 1 अपॉन n के कैसे आएगी सर, अल्फा की वैल्यू 1 रखना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 कैंसिल, आई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1 अपॉन n। चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट, मतलब सॉलिड इन लिक्विड की। अब गैस इन लिक्विड बचा है, वो तो छोटा सा ही है। टेस्ट लूंगा इस हफ्ते है, सारे पूरा चैप्टर आएगा है। हाँ, लिक्विड इन गैसेज नहीं पढ़ रहे हम गैसेज इन लिक्विड पढ़ेंगे, दोनों में फर्क है। लिक्विड इन गैस का भी चलो तुमने बोला कि सेम ही है, फर्क है, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। एक बात बताओ, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल क्या है, हाँ क्लाउड्स, वाटर वेपर्स, वो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है, ठीक है। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल बताओ, सोडा ड्रिंक्स तो चलो अभी बताया ही था। तो उसके बाद शेविंग फोम होती है ना, वो किसका एग्जांपल है, गैस इन लिक्विड का है। तो गैस इन लिक्विड का कोलॉइड नहीं बना सकते। कोलॉइड का जो स्टडी है वो सिर्फ पार्टिकल साइज के ऊपर है। कोलॉइड और सस्पेंशन ये है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है इनमें, साइज का पार्टिकल, मतलब पार्टिकल ऑफ साइज। हाँ, उसको भी पढ़ते हैं, उसमें सरफेस केमिस्ट्री में ही इसका टॉपिक भी है। जो एडवांस करेगा तैयारी उसको बताऊंगा, टिंडल इफेक्ट उसी में आएगा, ठीक है। पहले मेंस निकालो, कहीं यहीं फंस गए। क्वेश्चन लिखना शुरू करो। डेसीमोलर, अब मैं इतना करवा सकता हूं कि अब सारे के सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के आ सकते हैं और आएंगे। देखो डेसीमोलर सॉल्यूशन, अब आधों को टेंशन हो जाएगी डेसीमोलर होता क्या है, बताया था। हाँ, डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम फेरोसाइनाइड, पोटाशियम फेरोसाइनाइड is 50% dissociated at 300 Kelvin. Calculate osmotic pressure. Osmotic pressure. इक्वेशन क्या है, अभी बना के दे रहा हूँ इक्वेशन, नहीं तो जेई ने ये माना हुआ था कि तुम्हें पता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड है क्या।
क्योंकि तुमने कोऑर्डिनेशन पढ़ रखा है, पर तुम्हें नहीं पढ़ रखा तो मैं बना रहा हूँ। K4FeCN6 ये टूट रहा है, और टूट कैसे रहा है वो तो तुम बना ही सकते हो। करना इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल देना, मैं खुश हो जाऊंगा। 50% डिसोसिएटेड का मतलब क्या है? अल्फा की वैल्यू क्या है? 0.5, 1/2 0.5। ठीक है, ऐसे नहीं लिया, घुमा के ले लिया, बात तो एक ही है। अरे मैं तो एज्यूम कर लिया। ठीक नहीं हो यार तुम लोग, तुम आ सकते हो, गलत बात है। एटमॉस्फेरिक में बता देना ऑस्मोटिक प्रेशर। निकालना सीख गया, बढ़िया है। अच्छा हाँ ठीक है।
क्या प्रॉब्लम क्या है? पहले तो ये अगर इसको डिसोसिएट करूं तो कैसे टूटेगा? 4K पॉजिटिव, ये बेसिक सी चीज है, 4K पॉजिटिव में टूटा, प्लस FeCN6 के ऊपर 4 नेगेटिव। टोटल आयंस कितने बन गए? 4 ये और 1 ये, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब मैं i की वैल्यू भी 5 नहीं लिख सकता, क्योंकि 100% डिसोसिएशन होता तब तो चल जाता, i की वैल्यू n के बराबर होती, लेकिन उसने क्या बोला है? 50% डिसोसिएटेड। तो अल्फा इज इक्वल टू i-1 अपॉन n-1। अल्फा की वैल्यू थी 0.5, i की वैल्यू पता नहीं है, i-1 अपॉन 4, मतलब 5-1 4 एक साथ लिख दूं ना। i इज इक्वल टू i-1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 4 2, i की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब भूल जाओ कि कोई नया कंसेप्ट सीखा था, पाई तो निकालना आता है ना, CRT, बस इंटू आई करना है, उस आई को चाहे बाद में मल्टीप्लाई कर देना। कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है 0.1, आर की वैल्यू 1/12, 1/12 कर लो, नहीं तो आगे 300 है ना, तो उसको रटवाई रखा है, तो 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर 300 इंटू 3, इसका तो पता ही है कितना होता है, 24.63 इंटू 0.1 इंटू 3, तो ये तो 2.463 हो गया इंटू 3, तो 7 के आसपास आएगा, 7.389 ATM। आसानी था ना क्वेश्चन? इसमें जो तुम्हें मुश्किल देगा वो शुरुआती स्टेप ही है बस, आई का कैलकुलेशन, और वो भी मेरे को तो नहीं लगता कि कोई बहुत तगड़ी चीज़ है। हो गया क्लियर? चलो अब एक क्वेश्चन करो IIT का, या मैं ही करवाऊंगा उसको, पर किसी को अगर मतलब क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, जब IIT पेपर बनाता है तो 2 साल हम पढ़ चुके होते हैं। ये क्वेश्चन उसने बनाया कोऑर्डिनेशन और सॉल्यूशन का मिक्सचर, मैं बताता हूं कि कैसे किया है। हाँ कोऑर्डिनेशन, चलो ऐसा कर लेते हैं, ये भी सही है। सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं आज का। अ कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड as COCl3 dot XNH3. Its 0.1 molal solution. Its 0.1 molal solution in water shows. In water shows delta TF is equal to 0.558 डिग्री सेल्सियस। KF4H2O कितना होता है? 1.86 केल्विन kg पर मोल, या तो डिग्री सेल्सियस पर भी बोल सकता था, कोई चक्कर नहीं था। एज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन, 100% आयनाइजेशन पूरा टूटा है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड कोऑर्डिनेशन पूरा लिखता हूँ, अभी तो तुम्हें CN का मतलब ही नहीं पता चलेगा, कहीं तुम घर जाके कुछ और कर दो। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट टू बी 6। कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, फॉर्मूला बता दो कॉम्प्लेक्स का। बच्चे पागल हो गए थे, कर ही नहीं पाए, कह रहे ये हो क्या गया कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है या ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, इसमें डेल्टा TF भी दे रखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। COCl3.XNH3 ये वर्नर का रिप्रेजेंटेशन है, वर्नर थ्योरी आएगी, किसी भी कोऑर्डिनेशन का वर्नर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इससे कुछ कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जब इसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला जानना चाह रहा है कि ये बताओ
कि इसमें कितने अमोनिया जुड़ेंगे। देखो जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये जो XNH3 बाहर थे, जब ये कोबाल्ट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसके साथ लिगेट करेंगे, लिगेंड बन जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा X। जैसे ऊपर भी देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया था साइनाइड आयंस ने आयरन के साथ, तो CN जो था ये कितने टाइम्स जुड़ चुका था, 6 बार। तो सिमिलरली वो ये जानना चाह रहा है टेक्निकली कि NH3 कितनी बार जुड़ेंगे, ठीक है। तो हमें अगर X पता चल गया तो हम सब कुछ कर देंगे, पर वो निकलेगा कैसे, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर अभी के टाइम पे समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, मैं कोई स्ट्रेस भी नहीं दे रहा, ना मैं ऐसा क्वेश्चन डालूंगा टेस्ट में, पर अगर आज समझ में आ गया तो ज़रूर डालूंगा। फिर अगर तुमने बोला कि हाँ सर आ गया समझ में, तो छोड़ देता हूँ फिर। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू आई। डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है, सीखने की इच्छा मर चुकी है तुम्हारी बस। ये वन शॉट जो है ना, ये जिंदगी में काम करेगा नहीं, एक शॉट में कुछ नहीं होगा, तुम्हें पहले मतलब थोड़ा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। 1.86 इंटू मोलैलिटी दे रखी है, इससे मैं क्या निकाल लूँगा, आई की वैल्यू, और क्योंकि उसने दे रखा है 100% आयनाइजेशन है, तो आई की वैल्यू और एन की वैल्यू कैसी होगी, सेम। एक बार ही निकालना, इससे आई की वैल्यू कितनी आती है। जीरो 0.558 डिवाइडेड बाय 0.186, 18 3 54, 3 आएगी ना, क्या आ गई 3। अब 100% आयनाइजेशन है तो मैं इसको n के बराबर लिख सकता हूँ, n भी मेरा क्या आ जाएगा 3। अब सुनो, अब तुम्हें ये तो पता है n इजिकल टू 3 आया, मतलब ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जब टूटा होगा तो इसने कितने n दिए होंगे, 3 आयंस दिए होंगे। एक तो उसमें से कॉम्प्लेक्सिंग पार्ट होगा और एक वो पार्ट होगा जो टूट जाता है। NH3 तो अंदर जुड़ने वाला है, तो टूटेगा कौन इसमें से, Cl वाला टूटेगा, है ना। NaCl में से भी कौन टूटता था, Cl वाला। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है CONH3X, इसका कोई भी कंपाउंड होगा ये टूटेगा कैसे, 3 आयंस में टूटेगा। एक तो यहाँ पे कुछ जुड़ा होगा, प्लस 2 क्या निकलेंगे Cl नेगेटिव, तभी तो टोटल कितने बनेंगे, 3 आयंस तभी बनेंगे ना जब एक कॉम्प्लेक्स पार्ट हो और एक 2 कितने हो जाएं आयनाइजेशन वाले पार्ट, तो 2 और 1 टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 3। अब देखते हैं, अब यहां तक भी अगर तुम निकाल लिए तो भी बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद एक चीज का और ध्यान रखना है, उसने क्या बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। बाहर कितने क्लोराइड रह सकते हैं 2, तो अभी तो एक क्लोराइड और बच गया, एक और बच गया ना, तो वो एक कहां रहेगा, यहां पे अंदर। टोटल कितने क्लोरीन थे इसमें 3, 2 को बाहर रखने ही पड़ेंगे क्योंकि टोटल कितने चाहिए थे 3। अब यहां पे NH3 कितने हो जाने चाहिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए, 5 अगर ये हो और एक क्लोरीन हो तो टोटल कितने लिगेंड हो गए, 6 लिगेंड हो गए। उसने बोला भी है कि हमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, 6 चाहिए। दोबारा समझा देता हूं, मैं पूरा अंडू कर देता हूं। n इजिकल टू 3 तक आ गया, उसके बाद तुम्हारे कंसेप्ट चलेंगे जितना तुमने IIT की तैयारी कर रखी होगी। टोटल ये कितने आयंस में टूटना चाहिए, 3 आयंस में टूटना चाहिए, ठीक है। तो एक तो कॉम्प्लेक्सिंग पार्ट होगा, बाकी जो भी आयनाइज कर सकता है उसको आयनाइज करवा दो। एक मुझे नहीं पता क्या है इसके अंदर, वो एज इट इज रख दिया। 2 क्या निकलेंगे Cl नेगेटिव, तो टोटल कितना बन जाएगा 3, ठीक है। अब ऊपर देखूंगा मैं क्वेश्चन में उसने कितने क्लोरीन दिए हुए थे 3, जिसमें से 2 तो टूट चुके हैं, तो एक कॉम्प्लेक्सिंग पार्ट के अंदर रहेगा, तभी टोटल 3 होंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स किसका था, कोबाल्ट का।
इसके साथ NH3 ने लिगेंड बनना था, उसने बोला है कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, 6। एक क्लोरीन हो गया तो बाकी बचे हुए 5 कौन होंगे, NH3। तो ये फॉर्मूला आएगा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इतना बेहतरीन क्वेश्चन था ये कि इसमें कई सारे कंसेप्ट लगते थे बच्चे के। तो फाइनल उसने ऑप्शन दे रखे थे कि इसमें से बताओ कौन सा कंपाउंड होगा। तो फाइनल कंपाउंड क्या है मेरा, CONH3 5Cl। मैं ये क्वेश्चन छुड़वा भी सकता था आज, कोई ऐसी हार्ड फास्ट ज़रूरत नहीं थी। अगर तुम्हें दिखाता ही ना तो फिर पता ही ना चलता। जितने लिगेंड जुड़ते हैं उसको बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ ठीक है। उसमें तुम्हें पता लगेगा कि इस मेटल के अंदर कितना चार्ज है। ठीक है, कोबाल्ट +2 में भी रह सकता है और कोबाल्ट +3 में भी रह सकता है। इस टाइम निकालना इसमें कितना होगा। हाँ भाई अब बताओ। क्या चीज़, ये बनेगा टोटल कंपाउंड। अब इसको तोड़ना एक बारी, इसको तोड़ो। अब इस कंपाउंड को कैसे बनेगा, CONH3 5Cl होल के ऊपर कितना, -2 +2 आएगा ना। मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे दे दूंगा मैं, +2 प्लस यहाँ किस में टूटेगा 2Cl नेगेटिव। टोटल आयन सब गिन के भी देख लो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। इस टाइम अगर मैं आगे इस फर्दर इस क्वेश्चन को बढ़ाना चाहूँ कि इसमें कोबाल्ट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो भी निकाल सकता हूँ। कोबाल्ट की X सेलेक्ट कर लूँ। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, 0। लेकिन क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1 इज इक्वल टू टोटल पे कितना चार्ज है, +2। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3। यानी कि कोबाल्ट इस टाइम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में। और मैं तुम्हें वर्नर कॉम्प्लेक्स थ्योरी में बताऊंगा अगर कोबाल्ट +3 स्टेट में है तो 101% उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा, कभी 4 का कंपाउंड बनाएगा ही नहीं। हमेशा जो उसकी ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखता होगा, NH3 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 और Cl। ये कौन सी शेप है, ऑक्टाहेड्रल, पढ़ाया हुआ है। तो कितना भी डिटेल में जा सकता हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाता था कि इसका फॉर्मूला बता दो बस। अगर नहीं करना है क्वेश्चन अभी तो छोड़ दो, इसका लेवल हाई है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कर ले। फिर और में क्या, अर्शप्रीत आ गया समझ में क्वेश्चन कि थोड़ा थोड़ा है अभी, लास्ट वाला नहीं आया। दोबारा से देखो, जो बिल्कुल रेड में लिखा है वो समझ में नहीं आया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना कि ये 3 में टूटता है तो एक कॉम्प्लेक्सिंग पार्ट होगा और 2 Cl नेगेटिव आयंस होंगे, ठीक है। अब जब तुम तोड़ना सीख चुकी हो तो उसको वापसी जोड़ भी सकते हैं। जैसे Al2SO4 थ्राइस मान लो तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हें ये पता है कि ये कुछ ऐसे टूटा हुआ है, 2Al3 पॉजिटिव में प्लस 3SO4 2 नेगेटिव में। अब मान लो ये मैंने छुपा दिया तो तुम इससे दोबारा से ये बना सकती हो, इसका रिएक्टेंट बन जाएगा ना। कैसे बनेगा, हाँ उसको दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो 2 अब इसके आगे है वो Al के सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा और जो इसके आगे है वो इसके सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। ऐसा ही होगा ना। तो सिमिलरली यहाँ पे करो, जो इसके आगे था Cl नेगेटिव के आगे वो Cl के किस में चला जाएगा, सबस्क्रिप्ट में चला गया। जो इसके आगे था, इसके आगे क्या है 1, तो वो इसके सबस्क्रिप्ट में डाल दो, बन गया कॉम्प्लेक्स। तुम ये लास्ट लाइन ना रेड वाली छोड़ दो। मान लो तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं कॉम्प्लेक्स कैसे बनाऊं, तो इतना तो पता है ना, जो आगे आता है वो किस में जाएगा, सबस्क्रिप्ट में। तो मैं इसको क्लब करके लिख देता हूं, जो भी मेरे पास मटेरियल पड़ा है। CONH3 5Cl पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक साथ पड़ा है और साथ में क्या है, क्लोरीन पड़ा हुआ है Cl। अब क्लोरीन के आगे क्या लिखा हुआ है 2, तो वो उसके कहाँ आ जाएगा, पैर में। इसके आगे क्या पड़ा हुआ है 1, तो 1 कहाँ आ जाएगा, इसके पैर में। तो बन गया कॉम्प्लेक्स, बात खत्म। क्लियर है, जितने एंगल थे। हाँ
कहाँ Cl3 होना चाहिए भाई? Cl3 CONH3 5 Cl ब्रैकेट क्लोज, तो ये लेफ्ट साइड ही तो पढ़ रहा हूँ मैं। कौन सी लेफ्ट साइड की बात कर रहा है? सेकंड लास्ट लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन में बोल रहा है या यहाँ बोल रहा है? लास्ट लाइन में बोल रहा है, सेकंड लास्ट लाइन में बोल रहा है? खड़े होके बता दे, चल वहाँ बता दे। CONH3X कि ये कैसे है? अभी मेरे को कैसे पता कि ये कितने क्लोरीन में टूटेगा? ये तो N से पता लगा ना, N इज इक्वल टू क्या है? 3। तब मेरे को पता चला कि 2 तो इसमें से क्लोरीन टूटेंगे और एक क्या होगा? कॉम्प्लेक्स पार्ट टूटेगा। बस सिंपल सी चीज़ है। तो इसके आगे कुछ ना कुछ लगा होगा, कहने का मतलब ये है। ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, पर मैं N देख के बता सकता हूँ कि ये कितने में टूटेगा। गलती कर दी भाई, ये क्वेश्चन ही नहीं करवाना चाहिए था। इसका और भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। वो ये दे देगा, द फाइनल फॉर्मूला विल बी CONH3X Cl2, टेल द वैल्यू ऑफ X, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। हाँ 5 आएगा ना, वो 5 अभी तो 5 आ रहा है, जब वहाँ पेपर होगा ना उस टाइम तुम कहोगे सर इतना मुश्किल क्वेश्चन था ना, उसने कोऑर्डिनेशन भी डाल रखी थी, सॉल्यूशन भी डाल रखा था। हाँ, और हमें ये नहीं पता था कि इसमें ऑप्शन भी नहीं था इंटीजर, मैं तो छोड़ के आ गया है। हाँ तो अगला क्वेश्चन करो। और अब एक्सपेक्ट करने चलना कि जो टेस्ट लूँगा तो वो ऐसा हल्के लेवल का नहीं होगा, वो ठीक होगा। मैं सबसे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं बनाने वाला, जैसा एक जेई का टेस्ट होता है वैसा ही होगा। वो वैसा नहीं होगा भाई, मैं पहले बता देता हूँ, जैसा अनअकैडमी में होता था कि कुछ भी सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लें, मैं ऐसे नहीं बनाने वाला। जितना पढ़ाया है उस हिसाब से तो आना चाहिए। कुछ इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ हार्ड होंगे। A certain mass of a non-volatile solute when dissolved in 100 gram benzene, 100 gram benzene lowers the freezing point, lowers the FP, lowers the freezing point by 1.28 degrees Celsius. By 1.28 degrees Celsius. The same mass of solute, the same mass of solute, the same mass of solute when dissolved in 100 gram water lowers the freezing point, lowers the FP by 1.4 degrees Celsius. By 1.4 degrees Celsius. If the substance has normal molecular mass in benzene and is completely dissociated in water, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। In how many ions it will dissociate? In how many ions it will dissociate? फ्यूचर की आवाज आ रही है क्या?
के एफ बेंजीन है 5.12 केल्विन केजी पर मोल। भाई आईआईटी वाईटी जाओ, मैं भी तुमसे फेस्ट के पास मांगूँ आईआईटी दिल्ली के, नहीं तो बुला तो सकते ही हो, क्यों नहीं बुला सकते, पास होना चाहिए, सीधी एंट्री है। क्या? अरे वो डेल्टा टीएफ तो दे ही रखा ना, नहीं तो बस सारा टाइम यही मैसेज करोगे सर आज मैंने आपको रिलायंस के बाहर देखा था, मैं भी वहीं घूम रहा था, ढोल था मेरे हाथ में। कह रहा है एक सर्टेन मार्क्स लिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, इसको 100 ग्राम बेंजीन में जब डाला तो इसने फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर दिया कितना, बाय 1.28 डिग्री सेल्सियस। फिर उतने ही मास को पानी में डाला 100 ग्राम पानी में, उसने फ्रीजिंग पॉइंट को कितना कम कर दिया, 1.4 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है नॉर्मल मॉलिकुलर मास है इसका किसमें, बेंजीन में, यानी कि बेंजीन में इसकी आई की वैल्यू क्या है 1 एंड इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर, और पानी में ये कंप्लीट डिसोसिएशन में जाता है। तो ये बताना है कि पानी में कितने आयंस में डिसोसिएट करेगा। करने वाले को एक 10 रुपए की कैडबरी डेयरी मिल्क का इनाम दिया जाएगा, जो सबसे पहले करेगा, ठीक है। लास्ट क्लास से पहले मतलब जब हो जाएगी तो ले जाना, होमवर्क नहीं है ये अभी करना है। फिर इनाम किस चीज़ का है, कल सारी कह दो कि भैया वही डेयरी मिल्क। और ये पिछले क्वेश्चन से 10 गुना आसान क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन से 10 गुना आसान क्वेश्चन। आई फ्रैक्शन में कर दिया करो ना, क्लोज राउंड ऑफ कर दिया करो उसको, आई फ्रैक्शन 0, तू डेयरी मिल्क मेरे को देगा। मैं क्यों बताऊँ, वो लिखा नहीं है उस क्वेश्चन में, एंड इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर, तो आई इज इक्वल टू एन हो गया। कोई भी चीज़ जो बताई है वही आएगी पेपर में, ऐसा नहीं अलग आ जाएगा। 0.3 तुम भी 56, कोई एक कंपाउंड 56 आयन में टूट जाएगा, 56 भोग लगाना है क्या, 6 है 3, ठीक है लेजी हो, सही है। पर मैं चेक करूंगा पहले कैसे निकालता है। ऐसे तो भाई 1 से लेकर 10 तक कोई 0.12 क्या पड़ा है, इसकी कैंसिल है भाई 50 किस्मत क्या, यहाँ पे मैं ड्रीम 11 खिला रहा हूँ। 53 आ गया, 4 करोड़ कितना है, 53 वो अलग बात है, 53 पेपर में आज की किस्मत काम नहीं, वहाँ से -1 होते हैं, एन की वैल्यू कोई ढंग से करके बता दो। कितनी लाना है लास्ट
गया, वो नीचे किस तरह ले गया? सर वो अब नॉर्मल वो गुरुदेव वो रहेगा तो आई मॉलिक्यूलर मास के थोड़ी नीचे ले जाएगा उसको। सर आप अब नॉर्मल अपॉन अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आई के लिए बराबर। होगा। अभी जब मैं आता हूँ तभी कुछ लिखना शुरू करते हैं। आ गया? नहीं आया था। देखो दस ने कल वाली क्लास ली थी मेरी। अच्छा कल तो घूम के आया है, वो डाल दी थी, वो ले भी लियो। यार देखना, एक बात बताओ, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा TF1 क्या हो जाएगा, KF1 इंटू मोलालिटी तो सेम ही रहेगी क्योंकि वही 100 ग्राम है, वो भी 100 ग्राम है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटू आई डेल्टा TF2 क्या होगा, KF2 इंटू M इंटू, हाँ ठीक है 3.01 सही आ रहा। यहाँ पे आया I1 और यहाँ पे मान लो I2। बोर्ड पे देखो, किसी को ये डाउट है क्या सर आपने KF1 और KF2 क्यों लिखा है? KF किस पे डिपेंड करता था? सॉल्वेंट पे। और ऑब्वियस सी बात है कि एक बार सॉल्वेंट बेंजीन है और एक बार सॉल्वेंट वाटर है, तो KF1 और KF2 तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से डेल्टा TF1 की वैल्यू क्या है, व्हेन डिसॉल्व्ड इन बेंजीन लोअर्स द टेम्परेचर बाय 1.28। तो यहाँ पे लिख दूँ 1.28, ये किस केस में है, बेंजीन के केस में, यानी कि इज इक्वल टू 5.12 KF बेंजीन का रखा इंटू M रखा, मोलालिटी सेम आने वाली है, इंटू आई, इसने कुछ बोला है, हैज़ नॉर्मल मॉलिकुलर मास इन बेंजीन, यानी कि बेंजीन में इसकी आई की वैल्यू क्या है 1, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा TF2 कितना है, डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.4, 1.4 इज इक्वल टू 1.86 इंटू M इंटू, इधर आई रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि भाई आई की वैल्यू आने क्या वाली है। तो मैं ये कर सकता हूँ, ये अगर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड कर दूँ तो 1.28 इज इक्वल टू 5.12 इंटू M अपॉन 1.4 1.86 इंटू M इंटू आई, M से M कैंसिल हो ही जाना था, तो I की वैल्यू क्या आ गई 5.12 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 1.28 1.86, 128 और 512 किसी टेबल पे कट भी जाएंगे ना मेरे हिसाब से, 8 4 जा 32, 128 चौके कितने होते हैं 4, 512 ही होता है ना, हाँ। तो ये कट गया, ये कितने पे जाएगा 4 पे, 4 पे ये चला गया, कहीं तो जाएगा, तो ये कैलकुलेटर से कर लो 1.4 अपॉन 1.86, 1.4 डिवाइडेड बाय 1.86 1.86, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ गया टोटल 3.01, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3। तो आई की वैल्यू क्या आ गई 3, और उसने बोल रखा है क्योंकि कम्प्लीटली डिसोसिएटेड है तो एन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये कितना छोटा सा था,
गुस्सा आ गया है। 56 कैसे आ रहा था? मैं तो इसी चीज में सोच रहा हूँ। यहाँ पे ना आई को नीचे ले जाओगे तो आपका अच्छा, और वो भी इसमें तो भी और ज़्यादा आ गया है, इसमें बहुत सारा होता है। लिखना है क्वेश्चन। क्लास खत्म होने का टाइम तो नहीं हुआ अभी? क्वेश्चन आ गया ना समझ में? अरे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए। अब तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो प्लीज़ कर ही दोगे, ठीक है? उसमें बस करो, उसमें एक चीज़ निकालनी होती है पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में, और कुछ है ही नहीं उसमें। ये क्वेश्चन करना, अ 0.025 मोलर सॉल्यूशन इसमें भी चलो लगा दी शर्त, ठीक है? एक 10 की डेयरी मिल्क इसमें भी है। बस आज की ये लास्ट शर्त है, इसके बाद मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा। अ 0.025 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक, चलो यार इसमें क्या है ना कि इसमें 30 वाली जो स्निकर आती है, इसमें उसकी शर्त है। 30 वाली स्निकर्स की शर्त है इसमें। एसिड हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट of -0.06 degree Celsius. Calculate Ka for the acid. And pH of the solution. pH. कह रहे नहीं देनी तो साफ साफ बोलो। घुमाने की क्या जरूरत है? एंड pH ऑफ द सॉल्यूशन Kf इज इक्वल टू 1.86 केल्विन kg पर मोल। कितना सा क्वेश्चन है देख लो। पिछले वाला तो फिर भी कितना लंबा था, इसमें मैंने शर्त भी 30 की रखी है। दिया ही हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ही तो लिखा हुआ है -0. तो 0 से लेके चलो ना, 0.06 हो गया। हाँ, मोनोबेसिक जैसे HCl, ये तो पता है ना। मोनोबेसिक का मतलब, तेरे को मोनोबेसिक का मतलब अब पता चला है? मोनोबेसिक एसिड, ये मैंने जब 20 बार लिखवाया होगा कम से कम। मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, H3PO4 ट्राइबेसिक है, H3PO3 डाइबेसिक है, H3PO2 मोनो। हाँ, अरे कुछ नहीं है, H3PO4 है, जितने ऑक्सीजन है उसमें से एक माइनस करता जाओ। 4 ऑक्सीजन है, 3। हाँ, मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम होगी इसमें। 0.2 तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है, तो इसमें सेम रख सकते हो। तुम किसी की भी वन शॉट उठाना या किसी का भी वीडियो भी उठा लेना, ये क्वेश्चन नहीं करवाएगा कोई, ठीक है? तो इसको ध्यान से करना।
कैलकुलेटर चलाओ चाहे सुपर कंप्यूटर चलाओ, बस गूगल मत कर लेना। पता नहीं गूगल में पढ़ा भी है क्या ये? मिसिंग लग रही है, थोड़ा मिसिंग सा लग रहा है क्वेश्चन। मिसिंग नहीं है, ये वीक है तो वीक है तो डिसोसिएशन 100% तो नहीं है, वही है ना। डिसोसिएशन फार्मूला क्या है? अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। मोनो बेसिक का मतलब क्या है? मोनो बेसिक मोनो बेसिक दो तेरे को- N2 आ गया। हाँ बस तो भाई तो बहुत क्लोज है इस चीज़ को करना, एन टू ही है वैसे। N2 का इसका तो क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, एक डेसिमल। आई नहीं निकाल सकता क्या? अल्फा तो जी होगा, अल्फा तो जी होगा बेसिकली, आई निकालने क्यों? डेल्टा टी एफ दे रखा है ये। डेल्टा टी फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है सिर्फ। और गुरुदेव 0 डिग्री सेल्सियस पे वो करता वीक मोनो बेसिक है, अब कितने पे कर रहा है? माइनस 0.06 पे, तो डेल्टा टी एफ दे तो दिया 0.06। फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है तभी। लॉग पाई की वैल्यू कम है 0.69 होती है जहाँ तक मुझको याद है। लोग 5 तक पहुँच गया क्या तू? चल पहुँच भी जा तो। रिवर्स 0.69 0.7 ही होती है, लिखा हुआ 0.7। क्लोज तो है मतलब। आई तो पॉइंट तो आ रहा है 1.2 हाँ कितना? 1.2 1.3 है। 1.3 लेकिन अप्रोक्सीमेशन लिखा है। अभी तो हो गया 1.3 पर उसको बनने लेंगे अप्रोक्सीमेट। हाँ आई को ऐसे नहीं लेना कि 1.3 ले लिया, एन का वैल्यू जो आएगा वो हमें उसमें चाहिए होता है आई कि को 1.3 तक ही लेना। BH 5.4 है। करूँ क्या सॉल्व? नहीं नहीं सर सर, 2 एक मिनट मिनट। ये मत करो। भाई सचिन सर मेरे को बोलने क्लास लेट छोड़ी, कितने बजे तक थी ये क्लास? 2 मिनट ऊपर हो गया। ब्रेक तो पूरा ही मिला, मैं तो वैसे ही नहीं आता 10 मिनट से पहले, तुम्हें ब्रेक चाहिए होता, मैं तो बाहर ही रहता हूँ। सर भी बाहर ही रहेंगे, टेंशन ना। 2.13 आ गया pH 2.1 क्लोज है मतलब काफी। ये पीएच अल्फा डिवाइडेड चल 10 वाली चॉकलेट दे दूंगा इसमें भी 2.13 में। एक मिनट भाई करवाना। फिर एक मिनट। अरे वो एक लड़की को जाना भी है भाई, तू इतना दिल पे क्यों ले रहा? कभी और ले लियो चॉकलेट, ये पूरा साल चलता रहेगा। देखो सिंपल सी बात है, डेल्टा टी एफ क्या होगा? के एफ इंटू एम इंटू आई। डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या है? 0.06। के एफ की वैल्यू है 1.86। मोलैलिटी की वैल्यू है 0.025। आई की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, देखते हैं इसका करना क्या है। पर बात यह है कि एसिड कैसा है? वीक मोनोबेसिक। मोनोबेसिक का मतलब होता है जो एक ही H प्लस दे सके। मान लो जैसे HCl है, H पॉजिटिव देता है और Cl नेगेटिव देता है, तो कोई भी एसिड है जैसे HA है, किस में टूटेगा? H पॉजिटिव में और A नेगेटिव में। H पॉजिटिव में और A नेगेटिव में, यानी कि यहाँ पे N की वैल्यू क्या आ गई? 2। यहाँ से I की वैल्यू निकाल लूँ, I की वैल्यू क्या आएगी? 0.06 अपॉन 1.86, 0.025। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू आएगी 1.3, 1.29 आ रही है, 1.3 आ गई। ठीक है, अब क्योंकि ये वीक एसिड है, इसका अल्फा 100 तो हो नहीं सकता, 100% नहीं हो सकता, ना कि 1 हो सकता है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? I-1 अपॉन N-1। I की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, 1.3 - 1 अपॉन N-1 क्या हो जाएगा? 2 - 1, तो 2 - 1 क्या हो गया? 1।
तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 0.3, यानी कि ये कितना परसेंट टूटता है 30%, करेक्ट। अब एच जो होगा ऐसे टूटेगा, एच पॉजिटिव में और ए नेगेटिव में। मान लो शुरू में ये सी था, ये जीरो था, ये जीरो था, ये बाद में सी माइनस सी अल्फा टूटा, ये सी अल्फा बना, ये भी सी अल्फा बना, ऐसे ही होगा ना। अगर सी अल्फा टूटता है तो सी अल्फा बनता है, इक्विलिब्रियम में पड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से के ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन होता था ना, तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी वन माइनस अल्फा, सी से सी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। वैसे तो ये बच्चे को याद ही रहता है काफ़ी टाइम तक। अब कंसंट्रेशन की वैल्यू तो उसने दे रखी थी 0.025 इंटू अल्फा, मेरा निकल ही गया था ऊपर से कितना, 0.3 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा 0.7। तो यहाँ से के ए की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो के ए की वैल्यू आएगी 3.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3। अभी टाइम कम है तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग कर लेना, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तुमसे छुपी हुई है इसमें, ये तुम कर सकते हो। सुन ले अभी पीएच निकालने को बोला उसने, पीके नहीं बोला। पीएच का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस की कंसंट्रेशन। यहाँ सॉल्व कर दूंगा, यहीं पे ये इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि नीचे वो इक्वेशन लिखी रखी है। अच्छा, मेरे को क्या बोल रहा था भाई, पीएच निकालना है। पीएच का मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस की कंसंट्रेशन। अब एच प्लस की कंसंट्रेशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ देखो एच प्लस की कंसंट्रेशन कितनी थी, सी अल्फा, तो यहाँ से नेगेटिव लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 0.025 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है 0.3, तो नेगेटिव लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर -3, 25 थी 75 और 7.5, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ से पीएच की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2.13, बिल्कुल एग्जैक्ट है। के भी आ गया, ठीक है, ले लियो चॉकलेट, हो गया। तो ये क्वेश्चन तुम्हें इक्विलिब्रियम से भी जोड़ सकता है। और तुम सोचो कि जेई ऐसे क्वेश्चन डालता है जिसमें सिर्फ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का ही आएगा, ऐसा नहीं होता। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होता है। और कितना आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या किया, आई की वैल्यू निकाली, फिर एन हमें पता था 2 आएगा, तो वहाँ से अल्फा निकल गया 0.3। अब मेरे को पता था ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाता, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होती है सी अल्फा, सी भी पता था, अल्फा भी आ गया 0.3, तो उसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा पीएच। ये इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना पड़ा के ए निकालने के लिए, तो के ए की वैल्यू क्या होती है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी की वैल्यू पता थी 0.025, अल्फा की वैल्यू आ गई 0.3, इसका स्क्वायर लेंगे अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस 0.3 क्या होगा 0.7। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? तुम ऐसे ही हामी भर रहे हो ना, अल्फा को नेगलेक्ट कर सकते, लेकिन 0.3 एक कंसिडरेबल वैल्यू है ना। 1 माइनस अल्फा को 1 ही ले लिया, 0.3 1 के सामने कुछ रखती है, अपनी इज्जत की नहीं रखती। लेना था वो भाई, वो बहुत वीक के केस में होता था। तुम्हारा अल्फा तुम्हारे सामने आ रहा है 0.3 और तुम उसको 1 के सामने नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है।